हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शालिनी एकेडमिक्स। मेरा नाम है शालिनी वर्मा और आज मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन। सो गाइस, इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं ओलंपिक्स के बारे में, किस तरीके से इतिहास रहा ओलंपिक्स का, किस तरीके से मॉडर्न ओलंपिक स्टार्ट हुए और किस तरीके से हम खेलते हैं इसे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले इसमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव की तरफ नजर डाल लेते हैं। 2.1, 2.2, 2.3 एंड 2.4 यानी कि 4 यूनिट्स है बेटा। इसमें जो पहली यूनिट है वो डिस्कस करवाती है हमें ओलंपिक्स, पैरा ओलंपिक्स एंड स्पेशल ओलंपिक्स के बारे में। नेक्स्ट जो है ओलंपिक सिंबल, आइडियल्स, ऑब्जेक्टिव, वैल्यू ऑफ ओलंपिज्म, इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। सो ये 4 हमारे टॉपिक्स हैं, हम यूनिट बोल सकते हैं यानी, जिनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ओलंपिक क्या होता है। ओलंपिक जो है एक इंटरनेशनल पे खेला जाने वाला गेम है जिसमें बहुत सारे स्पोर्ट्स इंक्लूडेड होते हैं। अलग अलग देश से, अलग अलग कंट्रियों से प्लेयर्स आते हैं और आपस में compete करते हैं। हर 4 साल में ये होता है। प्लस ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है, समर और विंटर। और ये किसी एक पर्टिकुलर कंट्री में नहीं होता, ये अलग अलग कंट्री में आयोजित करा जाता है हर 4 साल में। तो यही चीज यहाँ पर लिख रखी है कि अ सेट ऑफ इंटरनेशनल स्पोर्ट कॉम्पिटिशन दैट हैपन वंस every 4 years. The Olympic Games are held in a different country on each occasion, the summer and winter Olympics. So I hope आपको ओलंपिक क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। सो गाइज, हम डिस्कस करने वाले हैं एंशिएंट ओलंपिक गेम्स के बारे में कि कब और कहाँ जो है एंशिएंट ओलंपिक गेम्स की शुरुआत हुई। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एंशिएंट ओलंपिक गेम जो है वो पहली बार स्टार्ट हुए थे ओलंपिया वैली में। ओलंपिया वैली बेटा एक जगह है ग्रीस में। ग्रीस में एक जगह है एथेंस, उधर ओलंपिया वैली हमें देखने को मिलती है। और इस वैली के नाम पे ही जो है इसका नाम ओलंपिक पड़ा था। और 776 BCE में ये गेम्स स्टार्ट हुए थे। ये माना जाता था कि वहां के लोग ज्यूज, यानी कि ज्यूज एक भगवान है, उनमें बहुत ज्यादा बिलीव करते थे और उनको सम्मान देने के लिए वो ओलंपिक जैसे गेम को आयोजित करते थे। तो उस जगह पे यानी कि एथेंस में हम बोल सकते हैं बहुत सारे लोग अलग अलग राज्यों से आते थे और 1 महीने तक वो वहीं टिकते थे और वहां पर वो अपने गेम्स की प्रैक्टिस करते थे। और 1 महीने तक हम बोल सकते हैं प्रैक्टिस करने के बाद 5 दिन का एक टूर्नामेंट, एक ओलंपिक गेम आयोजित करा जाता था। ठीक है, जिसको स्टार्ट करने वाले थे हरकुलस। इवन हरकुलस को वहां के लोग सन ऑफ ज्यूस भी बोलते हैं, यानी कि ज्यूस का बेटा भी बोला जाता है। हरकुलस जो थे उनको स्पोर्ट्स का बहुत शौक था तो उन्होंने स्टार्ट करवाया ये। आगे सेम चीज रिपीट कर रखी है तो आप देख लीजिएगा कि किस तरीके से इसका नाम ओलंपिक गेम पड़ा। 1000 ईयर तक ये कॉन्टिन्यूएशन में चलता रहा, लेकिन देन इन 394 CE में एक थ्योरियस नाम का किंग आया जो कि रोम पे रूल करता था। उसने इस ओलंपिक गेम को बंद करवा दिया। उसने सब स्टेडियम जो हैं वो डिस्ट्रॉय कर दिए और ओलंपिक का नामो निशान मिटा दिया। लेकिन वहां के लोगों के दिल से अभी भी ओलंपिक की छवि गई नहीं थी। उनके दिल में बस चुका था कि इस तरीके से गेम होते थे, 1 महीने तक लोग वहां इकट्ठे होते थे और देन ये सारी सेरेमनी होती थी। तो गाइज, हम डिस्कस करेंगे रूल्स के बारे में कि कॉम्पिटिशन के क्या क्या रूल होते थे एंशिएंट में। तो यहाँ पर दे रखा है कि जितने भी रूल्स है वो ब्रॉन्ज प्लेट पे लिखवा दिए जाते थे। यहाँ पर लिखे हुए हैं कि कॉम्पिटिटर जो है वो डेफिनेटली ग्रीक का ही होना चाहिए और फिजिकली फिट होना चाहिए। जो स्लेव्स हैं जिनको पनिश करा गया है वो लोग बिल्कुल भी इन गेम्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। कॉम्पिटिटर हैड टू स्टे इन ओलंपिया। ओलंपिया में उसको रुकना पड़ेगा कॉम्पिटिटर को कम से कम 1 मंथ तक और वहीं पे रह के वो प्रैक्टिस करेगा। और यहाँ पर बेटा औरतें अलाउड बिल्कुल भी नहीं थी कंपटीशन में। आई होप आपको ये चारों रूल समझ आए होंगे कि ग्रीक का होना चाहिए, जो पनिश्ड है या नौकर हैं किसी के उनको अलाउड नहीं था। ओलंपिया में आपको 1 महीने तक रुकना पड़ेगा और औरतों को बिल्कुल भी अलाउड नहीं था कि वो गेम खेल सकती हैं। ठीक है बेटा, तो हम पढ़ेंगे ओपनिंग सेरेमनी ऑफ गेम्स। तो फर्स्ट डे पे क्या होता था ना कि कैंडल ब्लो करी जाती थी ज्यूस के टेम्पल में जाके और वो बोलते थे कि हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने ओलंपिक गेम्स। ठीक है, सेकेंड डे जो है वो उसमें क्या होता था, उसमें मार्च पास्ट होती थी और चार्टरेड रेस, हॉर्स रेस एंड
पेंथलून्स, ये सारी रेसेस जो हैं वो होती थी। थर्ड दिन में होता था कि जो कंपटीशन है ऑफ रेसेस, रेसलिंग, बॉक्सिंग, ये सारे गेम्स जो हैं वहां पर खेले जाते थे। फोर्थ डे पे एथलेटिक इवेंट, रेसलिंग, बॉक्सिंग्स वगैरह होती थी। और फिफ्थ डे पे जो है रिक्रिएशनल प्रोग्राम्स वर ऑर्गेनाइज, यानी कि क्लोजिंग सेरेमनी। अब सारी चीजें जो है बंद करी जा रही है, मतलब जितने भी 5 दिन का फंक्शन है वो बंद करा जा रहा है। दूसरी चीज बेटा, ये जब ये 5 दिन तक ये पूरा फंक्शन चलता था ना, तो उस समय कोई भी लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी होता था, उसको टाल दिए जाते थे। मतलब जितनी भी वॉर्स हैं उनको मना कर दिया जाता था कि इन 5 दिन के बाद होगा, क्योंकि ये काफी प्योर दिन माने जाते थे। और जो इंसान जीतता था ना, देखो हम बोल सकते हैं कि प्राइज वगैरह तो मटेरियलिस्टिक थिंग है, उनके लिए रिस्पेक्ट वही बहुत बड़ी चीज होती थी। तो उनको अवार्ड में मिलता था क्राउन मेड ऑफ ऑलिव लीव्स। ऑलिव लीव्स से बना हुआ एक हम बोल सकते हैं क्राउन उनको पहनाया जाता था। और ये ऑलिव लीव जो है वो ज्यूस के टेम्पल में ही एक ऑलिव नाम का जो है हम बोल सकते हैं पेड़ था, वहां से इनको पहनाया जाता था। सो गाइस, अब हम देखेंगे कि मॉडर्न ओलंपिक किस तरीके से बिगिन हुए। आई नो इनका नाम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो मुझे माफ कर दीजिएगा अगर मैं ठीक से नहीं ले पा रही हूँ तो। फेवरे बेरोन दे कोरबेंटेन ऑफ फ्रांस, ये एक आदमी थे वहां पर, ठीक है। इनकी फैमिली ने एक आर्मी में भर्ती करवाना चाहती थी, लेकिन इन्होंने चाहा कि मैं कंट्री के लिए कुछ करूं। तो जब इन्हें पता चला ओलंपिक्स में ऐसा ऐसा हुआ है, बिल्कुल खत्म कर दिए गए हैं, तो इन्होंने फाइनली एक मीटिंग बिठाई जिसमें इटली, ग्रीस, स्पेन और स्वीडन के लोग बिल्कुल सेटिस्फाई हो गए कि हाँ ओलंपिक स्टार्ट होने चाहिए। लेकिन कुछ ऐसी भी कंट्री थी जो नहीं मान रही थी। सो फाइनली इन्होंने उनको कन्विंस कर लिया। सो गाइस, हम बोल सकते हैं द फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स ओनली 9 कंट्रीज पार्टिसिपेटेड। तो जब पहला मॉडर्न ओलंपिक गेम हुआ तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 9 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट करा। बाद में कंट्रीज बढ़ के 122 के अप्रॉक्स हो गई। सो गाइस, हम देखेंगे पैरा ओलंपिक गेम। पैरा ओलंपिक गेम बताने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुई और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई तब ओलंपिक्स को टाल दिया गया था। उसके बाद मैं ये बताना चाहती हूँ जैसे 1, 2, 3 और 4, सपोज उस समय 4th ओलंपिक रहा होगा, तो अगर वो नहीं हुआ तो इसका मतलब वो नहीं कि 4th बाद में आयोजित कराया जाएगा, यानी कि अब जो 4 साल बाद होगा वो 5th ओलंपिक होगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब ये वर्ल्ड वॉर हुई तो बहुत सारे लोग सदमे में आ गए, उनके अंदर डीमोटिवेशन हो गई, उनको लाइफ जिंदगी जीने का मतलब ही नहीं रहा, और वो काफी सारे लोग तो हैंडीकैप भी हो गए थे। सो फाइनली पैरा ओलंपिक गेम्स का मतलब यही था, एम यही था कि वो लोग जो डिसेबल हो गए हैं, ठीक है, जिन्होंने अपने चलने फिरने की शक्ति खो दी है, ठीक है, जिनका जो ब्लाइंड हो गए हैं, जो सेरिब्रल पैल्सी मतलब होता है जिनके हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं, जिन्हें पैरालिसिस हो चुका है, तो फाइनली उनको हमने एक ओलंपिक में जगह दी और उनके लिए हमने एक आयोजित करा पैरा ओलंपिक गेम्स, ठीक है। अगेन ये भी हर 4 साल में होता है और इसको गवर्न करती है द इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमिटी, और ये सबसे पहली बार रोम में करवाए गए थे 1960 में। आई होप आपको ये चीजें समझ आई होंगी। सो गाइज, आपका नेक्स्ट है स्पेशल ओलंपिक, जो कि आयोजित कराए थे यूनेंस कैनेडी श्रिवर ने, जो कि जॉन एफ कैनेडी यानी कि जो यूएस के फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं उनकी बहन ने करवाए थे। और बेसिकली इनका मोटिव जो था, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से जूझ रहे जो बच्चे हैं या जो बड़े हैं उनके लिए स्पेशल ओलंपिक्स का आयोजन करवाना। ये डेली मतलब कैंप रखती थी अपने घर में और उनको सिखाती थी जो इंटेलेक्चुअल डिसेबल लोग हैं कि किस तरीके से आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और स्पेशल ओलंपिक जो हैं वो जुलाई 1968 में शिकागो में हुए थे, जिसमें 1000 एथलीट यूएसए और कनाडा से उन्होंने पार्टिसिपेट करा और इस स्पेशल ओलंपिक गेम को स्टार्ट करवाया। सो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आई होंगी। तो यहाँ पर हमारी 2.1 जो है पूरी यूनिट फिनिश होती है। यूनिट हम शुरू करने वाले हैं 2.2, जिसमें हम पढ़ेंगे ओलंपिक सिंबल्स, आइडियल्स, ऑब्जेक्टिव्स और उसकी वैल्यूज के बारे में। तो स्टूडेंट, ओलंपिक मोटो यानी ओलंपिक में यूज करा जाता है, जो कि है CTS, LTS एंड 40 इसका मतलब जो है वो होता है फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर। यानी कि अगर मैं बोलूं ओलंपिक्स जो गेम है वो इसीलिए ऑर्गेनाइज कराई जा रही हैं ताकि हम जो हैं वो अपनी तेजी दिखा सकें, ऊंचाई दिखा सकें और स्ट्रॉन्गनेस दिखा सकें। इसको देने वाले जो थे वो थे फादर डिलॉन, और उन्होंने 1895 में इसको दिया था। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। आगे मूव करते हैं।
आगे यहाँ पर देखा है ओलंपिक फ्लैग के बारे में। ओलंपिक फ्लैग जो है वो 1913 में बैरोन दे कोबर्टिन ने बना लिया था, लेकिन जो इसका फर्स्ट टाइम यूज है वो 1920s के ओलंपिक्स में करा गया था। ये फ्लैग जो है बेटा वो व्हाइट सिल्क कलर के कपड़े पे बनाया गया था और इस तरीके से ये 5 रिंग दिख रही है आपको, इस तरीके से इंटरलॉक करते हुए ये 5 रिंग्स दिखाई गई थी और ये दिखाती हैं कि इन देशों के बीच में काफी ज्यादा यूनिटी है और ये बिल्कुल ईमानदारी से जो है गेम खेलते हैं। और ये कौन कौन से देश हैं? अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अफ्रीका। अमेरिका सिंबलाइज करता है रेड कलर को, यूरोप करता है ब्लू कलर को, ऑस्ट्रेलिया ग्रीन कलर, एशिया येलो एंड फाइनली अगर मैं बात करूं अफ्रीका की तो वो करता है ब्लैक कलर। अब यहां से ये क्वेश्चन आ जाता है कि इंडिया कौन से कलर में लाई करता है, तो बेटा वो जो है वो है येलो। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो ये क्या सिंबलाइज करता है? कॉपरेशन और फ्रेंडशिप, कि हम आपस में एक फ्रेंड बन के रहेंगे, हमारे बीच में कॉपरेशन होगा, हम लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे और हमारे बीच में होगी यूनिटी। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है। सो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है ओलंपिक फ्लेम के बारे में। तो ओलंपिक फ्लेम जो है वो हमें बताती है नॉलेज, लाइफ, हैप्पीनेस और पीस के बारे में। ये जो फ्लेम है वो ओलंपिया विलेज, यानी कि जो ग्रीस में एक जगह है ओलंपिया वैली, वहां पर एक विलेज है ओलंपिया विलेज, वहां पर जो है इसको जलाया जाता है और वहां से रनर उसको जलाते हुए उस कंट्री में लेके जाते हैं उस फ्लेम को जहां पर वो गेम होने वाले हैं। तो ये फ्लेम जल रही है, राइट, और इस फ्लेम को वो लेके कहां जा रहे हैं? उस कंट्री में जहां पर ये ओलंपिक्स होने वाले हैं और ये कॉन्टिन्यूएशन में जलती रहती है और फाइनली जब ओलंपिक्स खत्म हो जाते हैं बेटा, जब एंड डे होता है ओलंपिक्स का, तो इसको बुझा दिया जाता है। ठीक है, आई होप आपको ओलंपिक फ्लेम के बारे में क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं ओलंपिक अवार्ड्स के बारे में। तो ओलंपिक अवार्ड जैसे हम एंशिएंट टाइम की बात करें तो ऑलिव लीफ का हमें एक क्राउन मिलता था पहनने के लिए, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन होल्डर होते हैं उन्हें गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल मिलते हैं, उसके साथ साथ सर्टिफिकेट भी मिलते हैं और जो नहीं जीते हैं विच मीन्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नहीं आए हैं उनको भी डेफिनेटली सर्टिफिकेट्स तो मिलते हैं। आगे हम बात करेंगे ओलंपिक ओथ के बारे में। ओथ मतलब होती है शपथ। शपथ यानी कि जिस भी कंट्री में ओलंपिक्स हो रहे हैं उसका एक रिप्रेजेंटेटिव होस्ट, ठीक है, हम बोल सकते हैं एक प्लेयर आएगा और फ्लैग को पकड़ेगा, ओलंपिक फ्लैग को, और कसम खाएगा कि हम जो ओलंपिक्स अपने कंट्री में करा रहे हैं बहुत फेयर प्ले करेंगे, चीटिंग कुछ भी नहीं करेंगे। अब देखो सिंपल सी बात है बेटे, ये तो जिस कंट्री में ओलंपिक गेम हो रहे होते हैं उस कंट्री के लिए बेनिफिट होता है। बेनिफिट कैसे होता है? क्योंकि ऑलरेडी वो उस फील्ड पे प्रैक्टिस कर चुके होते हैं जिस फील्ड पे ओलंपिक्स के गेम होने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी अगर डोपिंग जैसी चीज होगी, डोपिंग क्या होता है, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, डोपिंग होता है बेटा चीटिंग। कई लोग क्या करते हैं ना, चीटिंग करते हैं। चीटिंग कैसे? सपोज करो वो पहले से ही स्टीरॉइड्स वगैरह के इंजेक्शंस ले लेते हैं जिसकी वजह से उनके अंदर काफी ज्यादा एनर्जी आ जाती है, ठीक है, और वो अदर कंटेस्टेंट के साथ फेयर प्ले नहीं होता है। तो यहाँ पर यही कसम ली जा रही है कि हम जो खेलेंगे वो बहुत ईमानदारी से खेलेंगे। सो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा है, वी स्वेयर दैट वी विल टेक पार्ट इन द ओलंपिक गेम्स इन द लॉयल कॉम्पिटिशन रिस्पेक्टिंग द Jarmas, regulations which govern them and desirous of participation in them in true spirit of doing sportsmanship for the honor of our country and for the glory of the sport. आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। तो ये शपथ जो है वो ली जाती है और किसके द्वारा ली जाती है? जो कंट्री का एक प्लेयर होता है उसके द्वारा ली जाती है। आगे हम मूव करते हैं। आगे जो है वो है ओलंपिक आइडियल्स। ओलंपिक आइडियल्स में आप देखेंगे द इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन ओलंपिक इज नॉट टू विन बट टू टेक पार्ट। ये जो है ये एक चीज सिखाई जाती है कि ओलंपिक में पार्ट लेना ही बहुत बड़ी बात होती है, जरूरी नहीं है कि आप जीत के निकलें। ठीक है, अगर आप उसमें पार्ट भी ले रहे हैं ना वो भी बहुत बड़ी बात होती है, एक रिस्पेक्टफुल बात होती है। ठीक है, तो एक लाइन कही गई है, बहुत फेमस लाइन है ये। सो गाइज ऑब्जेक्टिव ऑफ ओलंपिक्स यही है कि हम अटेंशन पे करें फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स कंपटीशन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ये है कि जो हमारे हम बोल सकते हैं स्पोर्ट्समैन हैं या स्पोर्ट्स वुमेन हैं उनके अंदर क्या चीज डेवलप हो, पर्सनैलिटी, करेक्टर और सिटीजनशिप। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है कि उनके अंदर गुड हैबिट आए, वो पंक्चुअल हो जाएं। ठीक है, और नेक्स्ट दे रखा है इंटरनेशनल फेटर्निटी एंड पीस, जो आपस में देश हैं उनके बीच में क्या बनी रहे, शांति बनी रहे, लड़ाई झगड़ा ना हो।
आगे दे रखा है नॉट टू हैव एनी डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, भेदभाव ना हो कास्ट, रेस और रिलीजन और जेंडर के बेस पे, यानी कि तुम लड़की हो तुम नहीं खेल सकती हो, ये सारी चीजें अवॉइड करने के लिए ही हमने ओलंपिक्स की शुरुआत करी, ताकि हर एक इंसान, हर एक ह्यूमन को इक्वल राइट मिले पार्टिसिपेशन का। ठीक है, आगे मूव करते हैं। या सो नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बढ़ते हैं, जो कि है डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज। तो वैल्यूज कौन कौन सी डेवलप होती हैं? फर्स्ट जो वैल्यू डेवलप होती है अगर आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगी फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप हमारे अंदर डेवलप होती है क्योंकि अलग अलग टीम्स के मेंबर आपस में compete कर रहे होते हैं। ठीक है, कंपटीशन बढ़ता है, कंपटीशन से फ्रेंड्स बनते हैं, चीजें सीखने को मिलती हैं। अच्छा, वो प्लेयर इतना अच्छा कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या क्या स्टेप्स ले रहा है, तो हम भी उनके साथ कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं, फ्रेंड्स बनाने की कोशिश करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से जो है डेवलपमेंट होती है फ्रेंडशिप की, नॉट अमंग द पार्टिसिपेंट्स, सिर्फ पार्टिसिपेंट्स के अंदर ही, इवन नेशंस के अंदर भी, जितने भी देश हैं उनके अंदर भी जो है मैं बोल सकती हूँ कि फ्रेंडशिप की ग्रोथ देखने को मिलती है। नेक्स्ट दे रखा बेटा सॉलिडेरिटी। इसका मतलब होता है कि भाईचारा और यूनिटी की हमने एक फीलिंग डेवलप करनी है, ये चीज गिवन है। नेक्स्ट जो है आगे दे रखा है कि फेयर प्ले। फेयर प्ले का मतलब है कि हमने बिल्कुल ईमानदारी से खेलना है, ये नहीं कि जिस देश में ओलंपिक्स हो रहे हैं उनकी तरफ झुकाव ज्यादा है और सारे मेडल्स वही जीतते जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि वो कंटेस्टेंट जो दूसरे देशों से भी हैं, अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, परफॉर्मेंस के बेसिस पे दो आप। ठीक है, आपका किसी भी टीम, किसी भी देश के प्रति झुकाव नहीं होना चाहिए, ये चीज यहाँ पर कही जा रही है कि आपको फेयर प्ले करना है। सो गाइज नेक्स्ट है फ्री फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रेस एंड रिलीजन। अगर कोई लड़की विन कर रही है तो उसको भी इक्वल रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए जिस तरीके से एक लड़के को मिलती है। अगर एक ब्लैक आदमी जीत रहा है तो उसको भी वैसी ही रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए जैसे एक व्हाइट इंसान को मिलती है। तो यहाँ पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। आगे अगर मैं बात करूं तो मैं और चीजें बता देती हूँ। इसमें एक होती है रिस्पेक्ट, हमें एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी है। नेक्स्ट है वैल्यूज डेवलप करनी है। ठीक है, वैल्यूज इन द सेंस की सेंसिटिविटी, अगर किसी प्लेयर के चोट लग गई है तो ये नहीं कि आप खड़े हुए हैं और देख रहे हैं कि हमारे देश का तो है नहीं, हमारा क्या जाता है, हमारा प्लेयर नहीं है, तो ये चीज अच्छी नहीं होती है। आपको अपने अंदर एक वैल्यूज डेवलप करनी है, स्पोर्ट्समैनशिप डेवलप करनी है। लास्ट बेटा जो है वो है आपका एक्सीलेंसी। एक्सीलेंसी का मतलब होता है कि आपने एक्सीलेंसी के साथ जो है वो परफॉर्मेंस देनी है, बिल्कुल बेस्ट तरीके से के साथ। यूनिट 2.3 जिसका नाम है इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी। सो स्टूडेंट, हम इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली जो बनाई गई थी, ये बनाई गई है मॉडर्न ओलंपिक गेम्स के लिए। यानी कि आप सभी जने जानते हैं कि एंशिएंट में क्या हुआ था, पुराने जमाने में जो ओलंपिक्स गेम है उन्हें बंद करवा दिया गया था, और फाइनली अब जो है पेरे बोर्न दे कोबर्टन उन्होंने स्टार्ट करा था मॉडर्न ओलंपिक गेम। तो उसके लिए जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है बेटा, उसको गवर्न करना, उस पर नजर रखना, जितनी भी एक्टिविटीज रिलेट करती हैं ओलंपिक से रिलेटेड, और कौन सा ओलंपिक, मॉडर्न ओलंपिक से रिलेटेड, उनको कंट्रोल करना, उसके सारे फंक्शन परफॉर्म करना, वो कौन करेगा, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी करेगी। सो ये गवर्निंग बॉडी है, ये काम करती है, किसके लिए काम करती है, मॉडर्न ओलंपिक गेम्स के लिए। जितनी भी एक्टिविटीज उसके अंदर होती हैं उसको परफॉर्म कराना अच्छे से, वो इसके जिम्मेवारी होती है। तो स्टूडेंट्स, जो इसके हेडक्वार्टर्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे लुज़ान, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, आगे मूव करते हैं। आगे ये बता रखा है कि ये जो हेडक्वार्टर है क्रिएट करे थे किसने, पेरे बोर्न दे कोबर्टन ने। कब करे थे, 28 जून 1894 को। ठीक है, अब यहाँ पर जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, दिमित्रियोस विकेलस। ये फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे मॉडर्न ओलंपिक गेम्स के। यहाँ पर मेंबर्स कितने हैं, 105 एक्टिव मेंबर्स हैं और 32 मेंबर्स जो हैं वो ऑनररी मेंबर्स हैं। अब आगे मूव करते हैं। सो ओलंपिक्स जैसे कि हम जानते हैं दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, समर ओलंपिक्स गेम्स एंड विंटर ओलंपिक्स गेम्स। तो बेटा यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि समर ओलंपिक गेम जो है वो कब और कहाँ खेले गए। सबसे पहले तो फर्स्ट एथेंस में खेले गए थे। एथेंस एक जगह है ग्रीस में, 1896 में खेले गए थे। वहीं पे विंटर ओलंपिक गेम्स जो है वो कैमोनिक्स, फ्रांस, 1924 में खेले गए थे। तो ये आपने डेट और जगह डेफिनेटली याद करनी है, यहां से एक एमसीक्यू डेफिनेटली पूछा जा सकता है। आगे मूव करते हैं। यहां से भी एक एमसीक्यू आता है और एमसीक्यू ये आएगा कि आईओसी यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी के कितने मेंबर्स होते हैं।
सो मेनली यहाँ पर 3 मेंबर्स होते हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और एग्जीक्यूटिव बोर्ड। ठीक है, अब प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे। प्रेसिडेंट जो है ये इलेक्ट करा जाता है मेंबर्स के द्वारा, यानी कि वो सारे मेंबर्स जो आईओसी में हैं, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में जो है, उधर से वोटिंग करते हैं वो लोग और एक प्रेसिडेंट चुना जाता है। और ये जो प्रेसिडेंट है बेटा वो 8 साल तक रूल करता है। आगे मूव करते हैं। आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म, जब उसका समय काल खत्म हो जाएगा तो वो अपने आप को री इलेक्ट करा सकता है। जैसे कि हम देखते हैं पार्टीज में, अगर सपोज करो बीजेपी चल रही है और बीजेपी की 5 इयर्स है, ठीक है, 5 इयर्स के बाद जो है दोबारा से डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है, फिर दोबारा इलेक्शंस होते हैं, तो क्या बीजेपी दोबारा खड़ी नहीं होती है इलेक्शन में? डेफिनेटली होती है। इसी तरीके से अगर प्रेसिडेंट का 8 साल पूरा हो जाएगा तो वो पार्टी जो रूलिंग पार्टी है या वो प्रेसिडेंट जो ऑलरेडी था वो दोबारा खड़ा हो सकता है एज अ रिप्रेजेंटेटिव, दोबारा वोटिंग होगी और अगर वो जीत जाएगा तो वो दोबारा बन जाएगा। अब करेंटली आईओसी के प्रेसिडेंट कौन है? थॉमस बैच। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपने ये लर्न करना है। आगे मूव करते हैं। आगे हम मूव करेंगे वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। वाइस प्रेसिडेंट जो है वो 4 होते हैं, ठीक है। कौन इलेक्ट करता है? मेंबर्स ही इलेक्ट करते हैं। दे आर इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 4 इयर्स। कितने साल के लिए इलेक्ट होते हैं? 4 इयर्स के लिए। तो हमने एक चीज सीख ली कि प्रेसिडेंट होगा 8 साल के लिए, वीपी होगा यानी कि वाइस प्रेसिडेंट होगा 4 साल के लिए, और अगेन रीअपॉइंट कर सकते हो, दोबारा से ये खड़ा हो सकता है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे एग्जीक्यूटिव के बारे में। सो एग्जीक्यूटिव जो होते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है आईयूसी एग्जीक्यूटिव बोर्ड कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि एक प्रेसिडेंट होता है, 4 वाइस प्रेसिडेंट होते हैं और 10 अदर मेंबर्स होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर यही दे रखा है कि मेजॉरिटी ऑफ वोट कास्ट करे जाते हैं और उसके अकॉर्डिंगली जो है सिलेक्शन होता है। अब हम आगे मूव करते हैं और हम डिस्कस करेंगे मेन फंक्शंस ऑफ आईओसी के बारे में, यानी कि आईओसी के क्या क्या फंक्शंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे। पहला फंक्शन ये है कि किस जगह पे ओलंपिक्स होने वाले हैं, इसके लिए सारी अरेंजमेंट करना और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बखूबी निभाना, ये कौन करेगा? आईओसी करेगा। नेक्स्ट, जो ओलंपिक्स के लिए रूल्स और रेगुलेशन है उनका निर्माण कौन करेगा? आईओसी करेगा। तो गाइज ये प्रमोट करता है स्पोर्ट्स को। आगे मूव करते हैं, ये फाइट करता है डोपिंग के अगेंस्ट। डोपिंग क्या होती है? डोपिंग होती है चीटिंग। मैंने आपको पहले भी बताया था कि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो स्टीरॉइड्स ले लेते हैं या ऐसी कोई हम बोल सकते हैं केमिकल्स यूज कर लेते हैं जिससे उनकी बॉडी में एनर्जी आ जाती है, और ये फेयर बिल्कुल भी नहीं होता उन लोगों के साथ जो नॉर्मली परफॉर्म कर रहे हैं। तो डोपिंग के अगेंस्ट अगर कोई इंसान इस तरीके से चीटिंग करता है तो उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना कौन लेगा? आईओसी लेगा। नेक्स्ट है अपोज एनी पॉलिटिकल और कमर्शियल अब्यूज ऑफ स्पोर्ट्स एथलीट। नेक्स्ट है इलेक्ट करता है न्यू मेंबर्स को, ठीक है। फंक्शन ढंग से हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं इसके ऊपर नजर रखता है आईओसी। तो यानी कि आईओसी के जितने भी न्यू मेंबर्स होंगे उनको इलेक्ट करने का काम आईओसी का होगा और फंक्शंस जो भी होते हैं वो खुद परफॉर्म करता है। नेक्स्ट दिखा रखा है कि वो प्लेयर्स जो इकोनॉमिकली वीक हैं, ठीक है, या सोशली उनको एक्सेप्टेंस नहीं मिलती है, ठीक है, उनको सपोर्ट करता है आईओसी। तो ठीक है, तो वुमेन को प्रमोट कर रहा, वुमेन के लिए ज्यादा से ज्यादा पॉलिसीज लेके आना, उनके लिए जितना भी ये कर सकता है वो सारे स्टेप्स लेना, ये सारा काम करता है आईओसी। सो बेसिकली ये हम बोल सकते हैं कि वुमेन्स के लिए, वुमेन्स को प्रमोट करने के लिए काम करता है, वुमेन्स भी इक्वली पार्टिसिपेट करे ओलंपिक्स में, इसकी जिम्मेवारी भी ये लेता है। आगे लास्ट पॉइंट है कि ये किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं सहता है और उसके खिलाफ बोलता है। अगर किसी भी प्लेयर के साथ डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव हो रहा है तो उसके खिलाफ आईओसी बोलेगा। सो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर है। इसी के साथ बेटा आपका 2.3 टॉपिक डन होता है। लास्ट यूनिट डिस्कस करने जा रही हूँ जिसका नाम है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, आईओए के बारे में पढ़ने वाले हैं। आईओए जो है वो नेशनल लेवल यानी कि सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लिए काम करेगी, ठीक है। तो बेटा इसको स्टैब्लिश करा गया था 1927 में, किसके द्वारा? सर दारोजी जमशेदजी टाटा एंड डॉक्टर नेहरू बिकेम द फर्स्ट फाउंडर एंड सेक्रेटरी जनरल। सो बेटा जो मैंने ग्रीन से नाम लिख रखा है यानी कि प्रेसिडेंट कौन थे? ये थे, और सेक्रेटरी जनरल कौन थे? ये थे,
ठीक है। अब यहाँ पर बता रखा है कि जो IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के जो फर्स्ट मेंबर बने वो कौन थे, सर दारोजी टाटा। आगे मूव करते हैं। आगे यहाँ पर बता रखा है कि उनके बाद कौन बने, ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो आप देंगे महाराजा भूपेंद्र सिंह became the president of IOA। ओके, तो यानी कि फर्स्ट कौन थे, आप देख सकते हैं सर दारोजी टाटा, और उनके बाद जो बने वो कौन थे, महाराजा भूपेंद्र सिंह। अब यहाँ पर बता रखा है कि जो फर्स्ट ओलंपिक में हमने सबसे पहले जो प्रेजेंटेशन करी थी वो कहाँ करी थी, एम्स्टर्डम में हुए थे वो, और हमने एज अ हॉकी टीम जाके वहां पर हमने पार्टिसिपेट करा और हमने गोल्ड मेडल भी जीता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहां से आना पक्का है कि इंडियन हॉकी टीम ने पार्टिसिपेट करा था फर्स्ट टाइम ओलंपिक्स में, कहां पर, एम्स्टर्डम में, क्या जीता, गोल्ड मेडल जीता। ठीक है, आगे मूव करते हैं, ऑब्जेक्टिव देखते हैं ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। सो गाइज मैं आपको यही बोलूंगी कि जो ऑब्जेक्टिव IOC के हैं सेम मिलते जुलते मिलेंगे यहाँ पर भी। सो पहली चीज ये है कि डेवलपमेंट और प्रमोशन का काम करता है IOA। नेक्स्ट चीज ये सारे रूल्स और रेगुलेशन बनाता है। ठीक है, थर्ड चीज करेक्टर डेवलपमेंट में काम करता है, फिजिकली, मॉरल और कल्चरल एजुकेशन देता है किसको, यंग पीपल को। ठीक है, आगे मूव करते हैं। आगे यहाँ पर ये बता रखा है कि ये काफी डिसिप्लिनरी एक्शन लेता है किसी भी फेडरेशन के अगेंस्ट अगर वो अनलॉफुल एक्टिविटी कर रही है, मिसबिहेव कर रही है या अनडिजायरेबल एक्टिविटी कर रही है, और किसी फेडरेशन के अगेंस्ट क्यों, ये लोगों के अगेंस्ट भी ले लेता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इंसान डोपिंग करता है तो उसके अगेंस्ट भी ये एक्शन ले लेता है। अगर देखो हमें ओलंपिक में पार्टिसिपेट करना है तो पहले ही डोपिंग के जो है टेस्ट हो जाते हैं इंडिया में, ताकि वहां पर जाके इंसल्ट ना करवाए इंडिया की। ठीक है, आगे दे रखा है कॉपरेशन विद द नेशनल फेडरेशन एसोसिएशन, कॉपरेट करके चलते हैं आपस में। ठीक है, लड़ाई झगड़ा ना हो, यूनिटी बनी रहे। ठीक है, तो वो सारे जो आपने IOC में ऑब्जेक्टिव पढ़े थे वो यहाँ पर भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, और इसी के साथ बेटा ये चैप्टर होता है एंड। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।